स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू गुरुकुल के साथ। हम बीपीएससी स्टूडेंट के लिए आज से एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो है बीपीएससी पीवाई की सीरीज। इस सीरीज में हम एक वीडियो में 20 प्रश्नों को कवर करेंगे और इस तरह से कम समय देकर हर रोज आप बीपीएससी लेवल के 20 प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं 10 सितंबर 2025 को बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का, और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि सारे इसके प्रश्नों को कवर कर सकें। हालांकि हम इसको कवर कर पाएंगे, इसके लिए हम श्योर हैं। तो साथियों, हमने एक वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं बनाया है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्नों पर स्विच करते हैं तो इससे ब्रेन एक्सरसाइज होता है और एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट के लिए आप रेडी हो पाते हैं। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ हमने बीपीएससी लेवल्स के एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया, जहाँ ज़रूरत भी वहाँ ऐड किया, जहाँ ज़रूरत भी वहाँ ऐड नहीं किया। इसका रीज़न है कि अननेसेसरी कंटेंट हम ऐड करके वीडियो के लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहते। तो जिस भी एक्सप्लेनेशन को हमने ऐड किया वो बीएससी लेवल के एक्सप्लेनेशंस है, और इसको तैयार करने के साथ साथ आपके आने वाले प्रश्नों में ये सहयोग भी करेगा, क्योंकि हमने ऐसे पॉइंट्स को ऐड करा है जो बीपीएससी में आ सकते हैं। तो साथियों, बिना वक्त गवाए चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं कोटवी बीपीएससी प्रीलिम्स से है, जो 2002 में आयोजित किया गया था, और इसके 20 प्रश्नों को हम इससे कवर करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, महाकाव्य कविता कुमार संभव के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोएम कुमार संभव? आपके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन और कालिदास। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। आइए चलते हैं, इससे जुड़े कुछ तथ्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुमार संभव संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसकी रचना महाकवि कालिदास ने की थी। तो आपको यहाँ पूछा जा सकता है, अगला प्रश्न अगर पूछ दे बीपीएससी कि कुमार संभव किस भाषा में लिखा गया था, इसलिए हमने भाषा को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसी उनकी अन्य रचनाओं में मेघदूत और यौवन जैसी कविताएं हैं, और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोशौर्यवीयम और अभिज्ञान शकुंतलम जैसे प्रसिद्ध नाटक हैं। तो महाकवि के लिए कालिदास के महाकाव्य क्या है? कुमार संभव। कविताएं क्या है? मेघदूत और रघुवंशम। और प्रसिद्ध नाटक क्या है? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोशौर्यवीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये याद रखना है। और उससे जुड़े तीन और ऑप्शंस थे हमारे प्रश्न में। तो पहला ऑप्शन था वानभट्ट। तो वानभट्ट की प्रमुख रचनाओं में हर्षसिद्ध और कादम्बरी है। उस तरह से चंद्रवरदाई की महाकाव्य थी एक प्रसिद्ध, जिसको कि पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो ब्रजभाषा में है। उसी तरह हरिसेन है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। इससे जुड़े कुछ तथ्यों के ऊपर चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक प्रमुख ग्रंथ है जो प्राचीन भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस ग्रंथ में राजा के कर्तव्यों, प्रशासनिक ढांचे, युद्ध नीति, गुप्तचर व्यवस्था और आर्थिक प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। दोस्तों, अगर आज आप ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो हजारों वर्ष पहले लिखा गया अर्थशास्त्र आज भी रिलेवेंट है। आज भी ये इस तरह से लिखा गया था, और ये हमारी संस्कृति के, हमारे इतिहास की एक धरोहर है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस राजा के शासनकाल तक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे थे? गौतम बुद्ध पहले क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध शिक्षा ली और बौद्ध गुरु बने। तो उनकी जो पूजा है किस राजा के शासनकाल तक शुरू हो गई थी? अंडर द रीजन ऑफ विच किंग वाज गौतम बुद्धा एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ ए डाइटी? आपके ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एंड हर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क। गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में कनिष्क के शासनकाल में स्थापित किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। अब ये बौद्ध संगीति, चूंकि बिहार का एग्जाम है, बीपीएससी है, और बीपीएससी बौद्ध धर्म से जुड़े अत्यधिक से अत्यधिक प्रश्न बिहार में पूछे जाते हैं, बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि कश्मीर में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, या चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। इसलिए हमने इस तथ्य को इसमें ऐड किया हुआ है। और इस संगीति में बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया और उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। हालांकि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि मूर्ति के रूप में पूजा ना की जाए, महायान, हीनयान, उसके बारे में हम आगे कोई प्रश्न आएगा उसमें चर्चा करेंगे।
तो अलग अलग पंथ में अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और उनको बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया और उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। और कनिष्क को उसके धार्मिक कार्यों के कारण द्वितीय अशोक की उपाधि भी दी गई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है। तो द्वितीय, इसका सही उत्तर क्या होगा? कनिष्क। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश ने शुंग वंश का उत्तराधिकार प्राप्त किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड एज द शुंगास डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, कनु और गुप्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनु। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति के बाद कनु वंश ने शासन की बागडोर संभाली थी। देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उनकी हत्या कर कनु वंश की स्थापना की थी। तो देवभूति कौन थे? देवभूति के मंत्री ही थे वासुदेव, जिन्होंने की कनु वंश की स्थापना की थी। और कनु वंश का शासनकाल एक टाइम पीरियड कभी कोई पूछ दिया था, इसलिए इस तथ्य को मैं किया कि कनु वंश का शासनकाल लगभग 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक का रहा था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के चरमपंथी दल से संबंधित था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस? आपके ऑप्शन है अरविंदो घोष, दादा भाई नेरोजी, जीके गोखले और एसएन बनर्जी। दोस्तों आप जानते हैं कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके बाद में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। नरम दल जो थे वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन या असहयोग आंदोलन, जिसे बाद में गांधी जी ने अपनाया, अन्य विधियों से चाहते थे कि देश की आज़ादी हो। और चरमपंथी दल चाहते थे कि एक सशक्त आंदोलन हो, उसके द्वारा हमें आज़ादी मिले। तो उससे जुड़े ये प्रश्न है कि कौन से नेता कांग्रेस के चरमपंथी दल से संबंधित थे? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी दल से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। उन्होंने कांग्रेस की नरमपंथी नीतियों की रचना करते हुए न्यू लैम्पसन फॉर ओल्ड लेक की श्रृंखला लिखी थी। या याद रखेंगे कि अरविंदो घोष की एक लेख थी, इसका नाम क्या था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। और अन्य जो ऑप्शन है हमारे, जैसे दादा भाई नौरोजी, वो कांग्रेस के उदारवादी दल से जुड़े हुए थे और उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल नामक इंडिया पुस्तक लिखी थी। चूंकि हर बीपीएससी क्वेश्चन में, बीपीएससी एग्जाम में आप देखेंगे कि पुस्तक से जुड़े हुए प्रश्न या उससे किसी महान नेता से जुड़े हुए प्रमुख कार्यों को उसमें पूछा जाता है, इसलिए हमने इन सब तथ्यों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करने की कोशिश की है। तो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए कम से कम शब्दों में हर एक प्रश्नों में हमने तथ्यों को ऐड किया हुआ है। तो चलते हैं, जीके गोखले जो नरमपंथी नेता थे, उन्होंने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और एसएन बनर्जी जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्हें राष्ट्रदूत भी कहा जाता था। और बंगाली दा नाम, उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो देखो एक ही तथ्य में कितने प्रश्नों को या कितने तथ्यों को हमने कवर किया। पहला कि अरविंदो घोष ने एक की लेख श्रृंखला क्या थी, दादा भाई नेरोजी की पुस्तक क्या थी, जीके गोखले की कौन सी सोसाइटी स्थापना की थी, वो द सर्वेंट नीति ऑफ सोसाइटी। और एसएन बनर्जी को राष्ट्रीय गुरु कहा जाता था और उनके समाचार पत्र का नाम था द बंगाली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन करने वाला राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? आपके ऑप्शंस है लोधी राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश और खिलजी राजवंश। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड इंडिया आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद राजवंश। 1398 ईस्वी में तैमूर ने तुगलक वंश के अंतिम दौर में भारत पर आक्रमण किया और तुगलक वंश का अंत हो गया। तो तुगलक वंश का अंत किसने किया? तैमूर ने किया। तैमूर के बाद उसके मुल्तान के गवर्नर खिजिर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, खिजिर खान को तैमूर ने भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। और सैयद वंश ने, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको ऐड करा है कि सैयद वंश ने लगभग 1451 तक दिल्ली पर शासन किया था। और सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली की सत्ता लोधी वंश के शासन में आ गई। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, तुगलक वंश के अंत किसने किया? तैमूर ने किया। तैमूर के बाद उसके गवर्नर ने किसकी स्थापना की? सैयद वंश की। और सैयद वंश के पतन के बाद दिल्ली में कौन सी वंश आ गई? लोधी वंश। और जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की थी। और सैयद वंश का टाइमलाइन क्या है? 1414 से 1451 ईस्वी तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तानास हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन हिज कोर्ट? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या अन्य सुल्तानों की तुलना में सबसे अधिक थी और उन्होंने दासों के कल्याण के लिए विशेष विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। दीवाने खास, दीवाने आम, ऐसे शब्दों की आप सुने होंगे जब मध्यकालीन भारत पढ़ते होंगे। तो उसी तरह से एक शब्द है दीवाने बंदगान, और इसकी शुरुआत जिसने की थी, एक ये विभाग था जो दासों के कल्याण के लिए था और ये फिरोज शाह तुगलक ने शुरू की थी। उनके सुलह और सुधार की नीति ने दरबारों में दासों की स्थिति को मजबूत किया था। ठीक है, तो याद रखना है दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयज? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और शेर शाह सूरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपनी नीति अपनाई थी और उन्होंने बेरोजगारों को सरकारी विभागों, निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसर प्रदान किए थे। अब चलते हैं अगले जो ऑप्शंस हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि उसने कर प्रणाली को सख्त किया, लेकिन बेरोजगारी पर कोई खास नीति नहीं बनाई। उन्होंने सिर्फ कर बटोरने के लिए नीति अपनाई थी और उसको एक अलाउद्दीन खिलजी को क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑब्वियसली वो कोई बेरोजगारी का ध्यान तो देगा नहीं। उस तरह से मिन मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी भी आर्थिक नीतियों ने जनता में असंतोष फैलाया और जनता रोजगार संकट बढ़ा, क्योंकि ये युद्ध लड़ने पे ज्यादा यकीन करते थे। नीतियां इनकी किसी की भी अच्छी नहीं थी। फिर शेर शाह सूरी, आप जानते हैं कि सड़क निर्माण, सराय की स्थापना से व्यापार बढ़ावा मिला उनको। ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, शेर शाह सूरी ने स्थापना किया था और ये व्यापार के लिए किया था, लेकिन बेरोजगारी से इसका सीधा कोई नीति उन्होंने नहीं बनाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने भारत में अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए और अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? Which of the following Mughal emperors issued a significant फरमान to the British facilitate their trade in India? ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, फारूक सिया, शाह आलम द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप कह सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री से इसको टैग करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारूक सिया। तो फारूक सिया ने मुगल भारत में अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंग्रेजों को महत्वपूर्ण फरमान दिया था। फारूक सिया ने अंग्रेजों को व्यापारिक कृषि अधिकार देने के उद्देश्य से एक फरमान दिया था। इसको कब जारी किया था? 1717 में। और इस फरमान के तहत अंग्रेजों को बंगाल, गुजरात और दक्कन में व्यापार करने की छूट मिली थी और इस फरमान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्रमुक व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। ये याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि फारूक सिया ने अंग्रेजों को फरमान कब जारी किया? 1717 में, और क्रमुक व्यापार की सुविधा ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे चलते अगले प्रश्न पर, महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध और जैन, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रश्न है कि महावीर जैन ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? इसका सही आंसर है पावापुरी। महावीर जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने चतुर्विद्या संघ की स्थापना की जो संत साध्वी श्रावक और साविका से मिलकर बना था। तो याद रखिएगा चतुर्विद्या संघ क्या है? चतुर्विद्या संघ चतुर्विद्या संघ चार चीजों से मिलकर बनी थी, संत, साध्वी, श्रावक और साविका। और उन्होंने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? ड्यूरिंग अशोका रीजन एट विच प्लेस वाज द बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? आपके ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर और राजगीर। दोस्तों इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। थोड़ी देर पहले हमने एक और बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ा था, आप उसको याद रखें। इस तरह से हम हर एक प्रश्न में उस तथ्य से प्रश्न से जुड़े जो बौद्ध से या जैन से कोई तथ्य होंगे जो बौद्ध बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में 250 ईस्वी पूर्व में बुलाई गई थी। इसका नेतृत्व मोगलीबुद्ध तीस नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में थी? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में थी। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। और कब बुलाई गई थी? 250 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति का नेतृत्व किसने किया था? मोगलीबुद्ध तीस नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म में फैली भ्रांतियों को दूर करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है और इसका बौद्ध धर्म में क्या महत्व है? वेयर इज द महाबोधि टेम्पल लोकेटेड एंड व्हाट इज इज सिग्निफिकेंट इन बुद्धिज्म?
तो आपके ऑप्शंस हैं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, या गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। तो महाबोधि मंदिर किससे स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं। महाबोधि मंदिर बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है, जिसे बोध गया कहा जाता है। और यह वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और अतिरिक्त जानकारी में हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य वंश के राजा सुतोधन और रानी माया के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। और उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के सिद्धार्थ के नाम से हुआ था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ किया था? सारनाथ के मृगदाव में हिरण पार्पित 5 शिष्यों को दिया था। और यह उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, एक भी तथ्य हमने इधर उधर ऐड नहीं करा है। सारे तथ्य जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने ऐड करा हुआ है। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वो उत्तर प्रदेश के उसी नगर में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और यह घटना भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भारत के किस भाग में किया था? तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपको पता होगा। मानी कुंवर सिंह जी बिहार से जुड़े हुए हैं और इसका सही आंसर होगा बिहार। इसमें कुछ भी ऐड करने लायक नहीं था तो इसलिए हमने ऐड नहीं करा। और अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इन विच ईयर डिड द मुंडा ट्राइब्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश? आपके ऑप्शंस हैं 1885, 1888, 1899 और 1895। दोस्तों इसका सही आंसर है 1899। तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ये जगह का नाम याद रखना है और इस भी याद रखना, हो सकता है पूछते हैं। ठीक है। और अ, उन्होंने गुलान, ये आदिवासी शब्द है जिसको कि महाविद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने बिरसैत नामक धार्मिक आंदोलन भी चलाया था, इसने आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा। तो बिरसा मुंडा जी के बारे में 2 चीज याद रखना है। पहला क्या, 1899 में छोटा नागपुर क्षेत्र में महाविद्रोह की शुरुआत की, जिसको क्या कहा जाता है? उल गुलान। ये पहला हो गया। और दूसरा, धार्मिक आंदोलन चलाया जिसका नाम क्या था? बिरसैत। और इस धार्मिक आंदोलन से का उद्देश्य क्या था? कि आदिवासियों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ना। करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और दोस्तों ये कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं, उसके जुड़े नेता हैं और किस ईस्वी में हुआ था ये हमने यहाँ पर ऐड करा हुआ है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके या आप इसको लिख सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं, एक नज़र देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नियुक्त पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसराय इन इंडिया? ऑप्शन है डियाज, वास्को डी गामा, अल्मेडा और अल्बुकर्क। तो भारत में नियुक्त पहला पुर्तगाली वायसराय था अल्मेडा। ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत में पुर्तगाल के पहले वायसराय नियुक्त किए गए थे। उन्होंने समुद्री मार्गों पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके तरफ अपना? ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वो वायसराय थे भारत में। और इस नीति के तहत उन्होंने कार्टेज प्रणाली की शुरुआत की, जिसके द्वारा भारतीय जहाजों से कर वसूला जाता था। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर पुर्तगाली साम्राज्य को और सुदृढ़ किया था। ये 2 इंपॉर्टेंट है पुर्तगाल से जुड़े हुए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वो पहले वायसराय थे और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 पर गोवा पर अधिकार किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया था? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, whom did Robert Clive appoint as the deputy दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद? आपके ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद रजा खान। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुई थी। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के दीवानी प्रशासन स्थापित की और खुद राजस्व संग्रह नहीं स्थापित किया, उसके लिए दीवान नियुक्त कर दिया। मतलब क्या कि जीत लिए, अब कर वसूली का अधिकार वो मिल गया और हम यहाँ पर एक नौकर बैठा दिया, इसको दीवान कहा गया। ठीक है। और मुर्शिदाबाद के द्वितीय दीवान के रूप में पहला जो दीवान था कौन था? मोहम्मद रजा खान। और बिहार के लिए राय सिताब राय को दीवान बनाया जाता। तो 2 डिप्टी दीवान 1765 के बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि हुई
बंगाल में दीवानी स्थापित किया गया और 2 दीवान रखा गया, मोहम्मद रजा खान जिसको कि मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया गया और राजा सिताब राय जिसको बिहार का दीवान बनाया गया। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? Which commission was established related to the reorganization of the army after the suppression of the 1857 revolt? दोस्तों उसके ऑप्शंस हैं लोक सेवा आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन। आई थिंक अगर आप ऑप्शन इलिमिनेशन पे फोकस करेंगे तो साइमन कमीशन तो पहले हट जाएगा, लोक सेवा आयोग भी हट जाएगा। अब 2 ऑप्शंस बचते हैं, पील आयोग और हंटर आयोग। तो हमारे लिए क्या होता है कि जब हम इलिमिनेशन करना जानते हैं तो हमारे पास श्योरिटी रहती है कि इन 2 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगा, राइट। इसका सही आंसर है पील आयोग। ओके, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में सुधार लाने का निर्णय किया और जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का गठन किया। पील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जोनाथन पील, इसलिए उसका नाम पील आयोग हो गया। ठीक है, और इस आयोग में सामाजिक समूह और जातियों के आधार पर सेना में भर्ती करने का निर्णय किया गया, जिसके कारण की बैलेंस बना रहे। ठीक है, जैसा कि जानते हैं 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे जी ने मंगल पांडे जी ने कहा था कि वो कारतूस में चर्बी है, गाय की चर्बी है, जिसकी वजह से विद्रोह का एक ये कारण भी माना गया था। तो इन सब अलग अलग सुधार किए उन्होंने सोचा कि समूह जातियों अलग अलग जातियों को सेना भर्ती करेंगे जिससे हमारा कंट्रोल ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द कूका मूवमेंट? आपके ऑप्शन हैं गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह और गुरु गोविंद सिंह। कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था माननीय श्री गुरु राम सिंह जी ने। ठीक है, और इससे जुड़े कुछ तथ्यों को देखते हैं। कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी में पंजाब में ब्रिटिश शासन के विरोध में प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था, जो नामधारी संप्रदाय के संस्थापक थे। नामधारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? गुरु राम सिंह, ये याद रखना है। अतिरिक्त जानकारी में हम देखते हैं कि अलग अलग ऑप्शन जो हमारे पास है उससे जुड़े कुछ तथ्य पल से है। जैसे गुरु रामदास, वे सिख धर्म के चौथे गुरु थे और अमृतसर नगर की स्थापना उन्होंने ही की थी और सर मंदिर के निर्माण की नींव भी गुरु रामदास जी ने ही रखी थी। और जो गुरु नानक थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, कोई भूखा ना रहे। हर अब जाएंगे आज भी गुरुद्वारे में, भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहाँ लंगर चलती है, हर किसी को मुफ्त खाना मिलता है। तो लंगर की शुरुआत, धार्मिक सहिष्णुता जैसे चीजों की शुरुआत गुरु नानक जी ने ही की। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो 2 है यहाँ पे, नामधारी संप्रदाय के संस्थापक थे गुरु राम सिंह और खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन? आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी और इनका मेन उद्देश्य था कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको अधिकारों के संघर्ष करने के लिए संगठित करना। एक तरह से राजनीतिक मंच था जो कांग्रेस के पहले अस्तित्व में आया था और इसका पहले बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न है जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? हु वाज द रिवोल्यूशनरी हु अवेंज्ड द जलियांवाला बाग म्यूजिक? आई थिंक इसका नाम सभी को पता होगा। आपके ऑप्शन से खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उधम सिंह। उधम सिंह को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाला क्रांतिकारी माना जाता है और उन्होंने माइकल और डायर को गोली मार के हत्या की थी। और उधम सिंह किस पार्टी से जुड़े थे? गदर पार्टी से। ठीक है, बाद में उन्होंने आजाद पार्टी नामक एक क्रांतिकारी संगठन भी बनाया। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पूछ देगा आजाद पार्टी का संगठन, आजाद पार्टी नामक संगठन जिसने बनाया था, तो याद रखना है उधम सिंह ने। ठीक है, पर आपके लिए एक प्रश्न है। थोड़ी देर पहले मदन लाल ढींगरा जी का जिक्र आया था, देखा है आप यहाँ पे मदन लाल ढींगरा जी का। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न हम सोचे आपसे पूछ लेते हैं, जिसका उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। प्रश्न है मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या की थी जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया था? whom did मदन लाल ढींगरा assassinated for which he was awarded the death penalty? दोस्तों इसका आंसर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। आपको इस प्रश्न का जवाब अपनी कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करके देना है और आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से अगले नेक्स्ट 20 प्रश्नों को लेकर के आएंगे
और इस तरह से आप एमसीक्यू गुरुकुल के साथ जुड़े रहेंगे तो इस बीपीएससी से पहले आप सारे पीवाईक्यूज को कवर कर सकेंगे और बीपीएससी स्पेसिफिक फैक्ट्स के साथ। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।